नमस्कार। भारत में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, जिसमें सभी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई थी, सबको समान मौका देने की बात की गई थी और कहा गया था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। लेकिन क्या चुनाव आयोग यह भूमिका निभाते हुए आपको नजर आता है? चुनाव का अर्थ क्या है? चुनाव का अर्थ अगर केवल वोट डालना है, चुनाव का अर्थ अगर केवल मतदान केंद्र के बाहर बड़ी बड़ी कतारें हैं, चुनाव का अर्थ केवल 90%, 70%, 80% मतदान है, तो यह चुनाव ठीक होता हुआ आपको नजर आ सकता है। लेकिन अगर लोकतंत्र का अर्थ सभी पार्टियों के लिए बराबर मौके उपलब्ध कराना है, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच एक समान सुविधाओं का जाना है, एक समान मौके देने की बात है, तो यह चुनाव आपको कभी भी लोकतंत्र का उदाहरण नहीं लग सकता है। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के 11 खाते सील होने का मतलब है कि पार्टी ना तो उम्मीदवारों की मदद कर पाएगी, ना रैलियां कर पाएगी, ना अखबारों, टेलीविजन और सभाओं में पैसा खर्च कर पाएगी। यानी जो भी रकम उसके पास है वो रकम केवल बैंक में ही रहेगी, उस रकम का किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह कौन सा लोकतंत्र है? यह लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की हत्या है। नागरिकों को यह सवाल पूछना चाहिए, केवल उनको नहीं जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, केवल उनको नहीं जो बीजेपी के विरोधी हैं, बल्कि जो बीजेपी समर्थक हैं और जिन्होंने बीजेपी की भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित की है, उन्हें पूछना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से कि यह कैसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस हमें नजर ही नहीं आ रही, तो हम किससे लड़ रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के ज़माने से संसद में थे और सरकार का विरोध कर रहे थे, लगातार रैलियां, प्रदर्शन करते थे और उनमें हिस्सा लेते थे। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि नेहरू जी के ज़माने से लेकर और 1996 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, कब कब चुनाव से पहले बीजेपी के खाते सील किए गए। एक ऐसा मामला बनाया गया है जो पहली ही नजर में मजाक लगता है। 30 साल पुराने मामले में कांग्रेस को नोटिस दिया गया है और उसके खाते सील किए गए हैं। अब तक उनको कोई राहत नहीं मिली है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है? और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले एक महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हमको सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमको पोस्टर छपवाने, हमको पैम्फलेट छपवाने। अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र है ये? मैंने पिछले सप्ताह आप सब लोगों के सम्मुख मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई। आप जरा देखिए, ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया, और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। हम लोगों के पास में मुख्यतः 3 बातें हैं कहने की। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है, कभी किसी ने भी पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है? दूसरा, इसकी टाइमिंग देखिए, 2017-18 का मोतीलाल वोरा जी के टाइम का और 1994-95 का सीताराम केसरी जी का समय, और केवल 1 महीना पहले चुनाव के घोषणा होने से पहले यह काम शुरू किया जाता है। और तीसरा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट। क्या हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी, उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की। कितना? 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है। ये क्वांटम। हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है, इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपए का 210.25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया। 10,000 की सिर्फ पेनल्टी, सिर्फ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया। ये कहां का न्याय? 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया। वो अब हमारे पास में नहीं है। 115 करोड़ रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके, धमका करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने हमारे अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार को वापस ट्रांसफर करा दिया। मैंने बताया जैसे पिछले 5 हफ्ते से 1 महीने से भी ज्यादा हम अपने पैसे जो हमारे वर्कर्स ने इकट्ठे करे हैं वो हम इसका उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहां की डेमोक्रेसी है? ये कहां का लोकतंत्र रह गया? लोकतंत्र मजबूत होने का क्या यही अर्थ है? आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे उनकी पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है और कैसे यह केवल कांग्रेस का संकट नहीं है, यह लोकतंत्र का संकट है और नागरिकों पर एक तानाशाही थोपी जा रही है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन।
और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें, कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। धन्यवाद। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन सभी दावों की धज्जियां उड़ाई जो सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, और जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और सब लोग अपनी अपनी क्षमता से चुनाव लड़ रहे हैं। नागरिकों के दिमाग में किस तरह से झूठ भरा जा रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे स्पष्टता से बताया। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी। उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है, और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। आपको समझना होगा कि चुनाव लड़ कौन रहा है, चुनाव लड़वा कौन रहा है, और चुनाव जीतता हुआ नजर कौन आ रहा है। आखिर यह कैसा चुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी को 6,000 करोड़ का चुनावी चंदा मिला और कांग्रेस को केवल 1421 करोड़ का चंदा मिला। लेकिन जो भी चंदा मिला कांग्रेस को, वह पार्टी उस चंदे का उपयोग नहीं कर सकती है, जबकि एक पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है और जिसके पास 6,000 करोड़ का चुनावी चंदा है, ध्यान दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, इसके अलावा भी उन्हें अलग अलग माध्यमों से जो चंदा मिला है उसकी राशि अतिरिक्त है। यह केवल चुनावी चंदे की राशि है। तो आप समझें कि कितना बड़ा अंतर पैदा हो गया है। आप देख रहे होंगे कि कैसे बीजेपी की सभाएं शुरू हो गई हैं, कैसे कॉन्क्लेव में उनके नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, और कैसे प्रचार के एक बड़े हिस्से पर
लगभग 80% हिस्से पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी जहां चाहे जैसे चाहे अखबारों में और टेलीविजन कंपनियों में अपनी उपस्थिति, मौजूदगी और मन चाहे दावों का प्रसारण तय कर रही है। विपक्ष का जो स्पेस है वो कहाँ गायब हुआ, विपक्ष की जगह कहाँ गायब हुई, ये कैसा लोकतंत्र है और कैसे 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो कैसे नतीजे इस बात का प्रमाण होंगे कि यह चुनाव लोकतंत्र के नियमों के अनुसार लड़ा गया। चुनाव आयोग को हमने देखा कि चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से जरूरी सवालों से लड़खड़ाता हुआ नजर आया। हमने तानाशाही पर श्रृंखलाएं की हैं, तानाशाही पर 3 एपिसोड किए हैं। आप वो एपिसोड देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे संस्थाओं को कमजोर किया गया। जब संस्थाएं कमजोर हो गईं, जो संविधान का अनुपालन करती हैं और सरकार को बहुत हद तक नियंत्रित करती हैं, तो सरकार एकदम तानाशाह हो गई। सरकार जो चाहे फैसला ले लेती है और आप जानते हैं मीडिया कहीं से भी उसका विरोध करता हुआ हमें नजर नहीं आता है। टेलीविजन, अखबार सब के सब केवल खबरें छाप रहे हैं और जोर देकर मैं कहता हूं बीजेपी की खबरें छाप रहे हैं। मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछना होना चाहिए, लेकिन भारत का मीडिया विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। अखबारों और टेलीविजन में बहसें चलाई जा रही हैं कि कांग्रेस कितनी कमजोर होती जा रही है। कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि जिन नियमों के तहत चुनाव लड़ा जाना चाहिए वो नियम कहाँ हैं और कैसे चुनाव के पहले एक पार्टी के खाते सील किए जा सकते हैं। आप इसको अपने परिवार, घर और दोस्तों से के बीच रखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि अगर आपके बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएं तो आप पर किस तरह के संकट आ सकते हैं। ठीक वही संकट एक ऐसी पार्टी पर है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। इसलिए भी आपको यह बात समझनी चाहिए कि राहुल गांधी पर यह सरकार क्यों हमलावर है, क्योंकि राहुल गांधी की उपस्थिति पूरे भारत में है। भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से विपक्ष की रैलियों में जिस तरह से भीड़ आई, आपने पटना की भीड़ देखी होगी, आपने बनारस की भीड़ देखी होगी और अंत में आपने मुंबई की भीड़ देखी होगी। लोगों का जुड़ाव देखा होगा, मुंबई में विपक्षी नेताओं का एक साथ आना देखा होगा। उस आने का असर ये है कि सरकार अब विपक्ष के खाते सील कर रही है और दूसरी तरफ उन सभी पार्टियों में उसने सेंध लगा दी है जो कहीं ना कहीं उसके लिए चुनौती है। क्या आपको कोई मीडिया इन विषयों पर इस तरह से बात करते हुए नजर आता है? क्या आप पढ़ते हैं महाराष्ट्र में अखबारों को जो ये सवाल करें कि जब एनसीपी टूट गई, जब शिवसेना टूट गई और जिन भ्रष्ट नेताओं का नाम खुद प्रधानमंत्री रैलियों में लेते थे उनको बीजेपी ने कैसे शामिल कर लिया अपनी पार्टी में और कैसे उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। ठीक यही कहानी बिहार में दोहराई गई और ठीक यही कहानी आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी तो किस तरह से कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई। दूसरे राज्यों में, छोटे राज्यों की कहानी तो और भी दयनीय है क्योंकि वहां चुनाव लड़ने से पहले ही दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ लिया जाता है। तोड़ने का काम पहले ईडी और सीबीआई करते हैं और जब ईडी और सीबीआई किसी वजह से विफल हो जाएं तो फिर सीधे सीधे गिरफ्तारियां हो जाती हैं और उसके बाद नेता खुद चले जाते हैं। तो आप समझने की कोशिश करें कि कितने स्तर बन गए हैं तानाशाही के। अगर आपको अभी भी इस सरकार के रवैये को तानाशाही कहते हुए थोड़ा भी संकोच होता है, थोड़ा भी संदेह होता है, तो इन प्रश्नों की कसौटी पर कसने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं
या आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि एक नागरिक होने के नाते आप लोकतंत्र में कितना यकीन करते हैं। इस देश के नागरिकों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास है, इसीलिए इतने सारे दल हैं। हमारे यहाँ रूस जैसी स्थिति नहीं है, अभी हमारे यहाँ चाइना जैसी स्थिति नहीं है, अभी हमारे यहाँ कोरिया जैसी स्थिति नहीं है। चुनाव लड़े जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, उनको बोलने की आज़ादी है। क्या आप भारत को एक ऐसे देश के रूप में बदलते हुए देखना चाहते हैं जहां पर चुनाव तो हों, जैसे रूस में चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव के पहले विपक्ष गायब हो जाता है, जैसे रूस में गायब हो जाता है? या आप भारत को उसकी उसी गरिमामयी लोकतंत्र की यात्रा में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जहां हर बार चुनाव होते हैं और पार्टियां पूरी शक्ति से चुनाव लड़ती हैं और उनको बराबरी के अधिकार दिए जाते हैं? एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, या उनकी पार्टी चारों तरफ से तैयारी कर रही थी, यानी 2014 के चुनाव के पहले, कि सोचिए कि अगर उस वक्त कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार ने बीजेपी के खाते सील कर दिए होते, उनके नेताओं पर ठीक उसी तरीके से कार्रवाई की होती जैसे आज बीजेपी कर रही है, तो क्या बीजेपी आज सत्ता में होती? कांग्रेस और उनके गठबंधन के सहयोगियों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए अगर आप बीजेपी समर्थक हैं, तो आपको बीजेपी से सवाल पूछने चाहिए कि वो कैसा लोकतंत्र बना रहे हैं और क्या इस लोकतंत्र में आपकी मंजूरी ली गई है। आज के अंक में इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े हुए सवालों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें ज्वाइन करें, और अगर संभव हो तो आर्थिक मदद करें और बुनियादी सवालों को जनता तक पहुंचाने में मदद करें। नमस्कार।